दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 13। इसमें हम वायुमंडल की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए वायुमंडल के बारे में है। वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। पहला है कि सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक फैला यह संकेंद्र परतों का गैसीय आवरण है। सही है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता। ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि इसकी सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। ये सही नहीं है। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फियर नहीं बल्कि ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों कथन 1 और 2 आपके सही हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के चारों तरफ फैले सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई में गैसीय आवरण को वायुमंडल या एटमॉस्फियर कहा जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। और पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में नीचे से ऊपर की ओर सबसे नीचे क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर, फिर उसके बाद तापमंडल यानी थर्मोस्फियर, तापमंडल के ऊपर आयन मंडल यानी आयनोस्फियर और उसके बाद बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फियर स्थित है। इसलिए आपके कथन 1 और 2 सही हो जाएंगे, 3 गलत होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन है आपके हैवीसाइड, नेपियर शाह, मार्सेल निकोलेट या फिर केनेली। तो सही उत्तर है मार्शल निकोलेट। दोस्तों मार्सेल निकोलेट के अनुसार वायुमंडल को मुख्यतः 2 स्थूल भागों में विभाजित किया जा सकता है, सममंडल और विषममंडल। सममंडल की ऊंचाई सतह से 90 किलोमीटर तक है, जिसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर स्थित हैं। और विषम मंडल को विभिन्न रासायनिक तत्वों की प्रधानता के आधार पर 4 स्तरों में विभाजित किया गया है, नाइट्रोजन स्तर, ऑक्सीजन स्तर, हीलियम स्तर और हाइड्रोजन स्तर। तो याद रखिएगा दोस्तों, नूतन परिकल्पना या नई परिकल्पना के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में मार्शल निकोलेट ने विभाजित किया है, सममंडल और विषम मंडल में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है। तो आप जानते हैं वायुमंडल की परतों का जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे नीचे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल और उसके ऊपर आयन मंडल। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तापक्रम और वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों और उनका धरातल से ऊपर की ओर जो विभाजन है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल यानी परिवर्तन मंडल या अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल में किया जाता है। और कुछ विशेषताओं के आधार पर ताप मंडल या थर्मोस्फियर को 2 उपमंडलों में बांटा जाता है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इस तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वायुमंडल की विभिन्न परतों का नीचे से ऊपर की ओर जो क्रम हो जाएगा, उसमें अधोमंडल या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल को दोस्तों आयतन मंडल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है। सभी मौसमी घटनाएं और परिवर्तन इसी मंडल में होता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है या फिर अधोमंडल। अधो का मतलब नीचे होता है, तो सबसे निचला मंडल यही है, अधोमंडल, परिवर्तन मंडल, ये क्षोभ मंडल को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत या सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो आप जानते हैं आयतन मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसको कि बहिर्मंडल भी कहा जाता है। बहिर्मंडल को आयतन मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो आप बता सकते हैं परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। उसके बाद जो ताप मंडल है दोस्तों, इसी के अंतर्गत आप जानते हैं आयन मंडल और बहिर्मंडल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? आपको बताना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम जो होगा वो सबसे निचली परत इसकी क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और ताप मंडल यानी आयन मंडल और बहिर्मंडल शामिल हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पर प्रश्न घुमा दिया है, ये नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर पूछ रहा है। तो इसमें सही क्रम आपका हो जाएगा मैग्नीटोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज और टोपोपाज। तो ये वायुमंडल की परतों का ऊपर से नीचे की ओर क्रम है। सबसे ऊपर मैग्नीटोपाज, उसके बाद मेसोपाज, फिर स्ट्रेटोपाज और नीचे ट्रोपोपाज है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के मध्य सीमा को ट्रोपोपाज कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के मध्य की सीमा को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है और मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के मध्य की सीमा को मेसोपाज कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के सीमित भूचुंबकीय क्षेत्र की बाहरी सीमा को मैग्नीटोपाज कहते हैं और मैग्नीटोस्फियर एक ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जिसे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है और पृथ्वी पर इसकी सीमा लगभग 90,000 किलोमीटर तक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैग्नेटोस्फीयर एक ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जिसे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है और पृथ्वी पर इसकी सीमा 90,000 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को परावर्तित कर देती है? तो महत्वपूर्ण है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। दोस्तों आयन मंडल का विस्तार वायुमंडल में सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है और इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण होता है जैसे डी, ई, एफ और जी परतें। आयन मंडल विद्युत चुंबकीय परतों को या तरंगों को परावर्तित करने का कार्य करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यधिक सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सही उत्तर है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर परत जो वायुमंडल की है ये वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं और इस मौसम में मंडली या इस मंडल में मौसमी परिवर्तन या मौसमी हलचल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता गाहीकरण कहते हैं, क्यों? तो सही उत्तर है दोस्तों कि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है और उपर्युक्त सभी सही हैं। तो सही उत्तर है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि इसके संबंध में ये सभी कथन सही हैं। धूल कण वायुमंडल के निचले स्तर यानी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इसमें समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी के कण, धुएं की कालिख, राख, उल्कापात के कण शामिल होते हैं और ये धूल कण आर्द्रताग्राही या संघनन केंद्र होते हैं जहां वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। दोस्तों ध्रुवीय और विषुवतीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा अधिक मिलती है। धूल के कण सूर्यातप को रोकने और उसे परिवर्तित करने का कार्य करते हैं और धूल कण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल और नारंगी रंग की धाराओं का भी निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी गैस स्थिर गैस नहीं है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन वायुमंडल में ये स्थिर गैसें हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर नहीं होती है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें गैस और उनके आयतन का प्रतिशत दिया गया है। उस आधार पर आइए देखते हैं। देखिए आर्गन, तो आर्गन जो है दोस्तों ये वायुमंडल में आयतन में 0.93% पाया जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नियान की मात्रा कितनी होती है, तो ये 0.0018% और हीलियम 0.0005% ये वायुमंडल में पाया जाता है। तो 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और अगर हम विस्तार में देखें वायुमंडल की संरचना में जो गैसों का योगदान है, तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, नियान 0.001818, क्रिप्टान 0.001%, हीलियम 0.0005% और जीनान 0.00009 और हाइड्रोजन 0.0005% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का कौन सा सही घटता क्रम है। तो आप जानते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन और नियान गैसें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही घटता क्रम। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में किस गैस का सर्वाधिक भाग होता है। तो आप जानते हैं ये गैस है, किस गैस का सबसे सर्वाधिक भाग होता है, तो आप जानते हैं ये गैस है नाइट्रोजन। 78.08% ये वायुमंडल में पाया जाता है और इसलिए इसका सर्वाधिक भाग जो नाइट्रोजन का है वायुमंडलीय संरचना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात किस गैस का होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नियान। तो सही उत्तर है ऑप्शन ई, नियान। आप जानते हैं नियान वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और ये गैसें दोस्तों देखिए 0.001818% मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है और इसको स्ट्रेंजर गैस या उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हीलियम, क्रिप्टान, नियान और जीनान। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ये सभी गैसें अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में आती हैं। प्राकृतिक रूप से 6 अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान। इनको आदर्श या नोबेल गैसेज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमी की वह मात्रा जो तरल और ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है। ओस, वाष्पोत्सर्जन, पाला या कोहरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाष्प उत्सर्जन। दोस्तों वायुमंडल के घटकों में जल वाष्प महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.001% से अधिकतम 4% तक होती है। और देखिए स्थानीय विशेष की या स्थान विशेष की जलवायु के अनुसार वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन दिखाई देता है। वायुमंडल को जलवाष्प की मात्रा वर्षा, सागरीय जल, तालाब, नदियों, वनस्पतियों आदि के वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। और आप देख लीजिए समस्त जलवाष्प का 90% भाग भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल वाले भाग में पाया जाता है। संघनन और वाष्पीकरण एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं होती हैं। वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होता है और संघनन द्वारा वाष्प जल तरल या ठोस में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, वायु में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी होती है। तो 2, 6, 8 या 5। तो दोस्तों वायु में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा 4% होती है और इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए धूल कण वायुमंडल में सौर ऊर्जा के प्रकीर्णन को अभिप्रेरित करते हैं परंतु परावर्तन को बाधित करते हैं। तो ये आपका सही नहीं है। धूल कण संघनन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, ये कथन आपका सही है।
धूल कण वायुमंडल की स्थिरता के लिए उत्तरदायी हैं, सही नहीं है। और चौथा है कि धूल कण आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी हैं। तो 2 और 4, देखिए दोस्तों, कथन 2 और 4 आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या अगर जो हम देखें तो आप जान सकते हैं कि धूल कण वायुमंडल में सौर ऊर्जा के कुछ भाग का परावर्तन कर देते हैं। वहीं धूल कणों के कारण वायुमंडल में मौसम की दशाओं में विविधता पाई जाती है। इनके प्रभाव से कोहरा, वर्षा, सौर ऊर्जा का प्रकीर्णन आदि होता है। और इस प्रकार कथन 1 आंशिक सत्य है, जबकि कथन 3 असत्य है। धूल कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किए जाने से आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। और धूल कणों द्वारा जलवाष्प को आकृष्ट करने के कारण इनके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में वायु की गति या संचलन का कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, सौर पवन, संवहन धारा, गुरुत्वाकर्षण बल या वायु दाब। तो सही उत्तर है वायु दाब। दोस्तों, ये क्षोभ मंडल में वायु की गति का कारण है। क्षोभ मंडल में वायु की गति वायु दाब के कारण होती है और वायु दाब में उत्पन्न अंतर के कारण वायु का संचलन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर होता है। वायु दाब में अंतर जितना अधिक होगा, वायु उतनी ही अधिक गति से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर जाएगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसे मिश्रण प्रदेश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल या फिर आयन मंडल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्रण प्रदेश। तो सही उत्तर है क्षोभ मंडल। दोस्तों, क्षोभ मंडल को मिश्रण प्रदेश के रूप में जाना जाता है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर के रूप में जानते हैं। ट्रोपोज ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मिश्रण या विक्षोभ होता है। इसी कारण इस परत या मंडल को मिश्रण प्रदेश या विक्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई होती है। ऑप्शन देखिए, 17 से 18 किलोमीटर, 17 से 21 किलोमीटर, 17 से 25 किलोमीटर या फिर 17 से 29 किलोमीटर। तो सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई 17 से 18 किलोमीटर होती है। दोस्तों, परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोपाज कहा जाता है। इस भाग में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। वास्तव में यह मंडल परिवर्तन और समतापों का विभाजक होता है। विषुवत रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई लगभग 16 से 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर न्यूनतम 8 से 10 किलोमीटर होती है और नासा के अनुसार उसकी सामान्य ऊंचाई 8 से 15 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई। देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई किसके ऊपर सबसे अधिक होगी? चंडीगढ़, कोलंबो, कोलकाता, कोपेनहेगन और कैम्ब्रिज। तो इसमें देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्षोभ मंडल की मोटाई किस शहर के ऊपर सबसे अधिक होगी। तो सही उत्तर है कोलंबो। देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई कोलंबो के ऊपर सबसे अधिक होगी क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक और ध्रुवों पर न्यूनतम होगी। कोलंबो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई या क्षोभ मंडल की मोटाई कोलंबो के ऊपर सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम है कहाँ पर? तो उत्तर जानते हैं आप, भूमध्य रेखी क्षेत्र में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम है। विषुवत रेखा पर जो क्षोभ मंडल है, आप जानते हैं कि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है, वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मानव सहित सभी जीवित जीवों का अस्तित्व क्षोभ मंडल में होने वाली मौसमी घटनाओं के कारण संभव है और यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का क्या नाम है? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसको अधोमंडल या निचला मंडल कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत। और अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों में किसमें तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की गति से ह्रास होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। दोस्तों, परिवर्तन मंडल में
प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है और जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कम होने की दर क्या है? तो याद रखिएगा, ये है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है और प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों या स्तरों में किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन है बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बहिर्मंडल। दोस्तों, बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह जो है वो परिक्रमा करते हैं पृथ्वी की। इस परत को बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। इसमें ही संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं और संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संघटन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके होमोस्फियर, हेट्रोस्फियर, हेटोफर या होमोफेयर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, हेट्रोस्फियर। दोस्तों, हेट्रोस्फियर या जिसको विषम मंडल कहा जाता है, इसमें 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संघटन अधिकाधिक हल्की गैसों का हो जाता है और इस मंडल की ऊंचाई 90 से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसमें गैसों की 4 परतें पाई जाती हैं: आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और आणविक हाइड्रोजन परत। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से वायुमंडल को 2 मंडलों में विभक्त किया गया है, होमोस्फियर और हेट्रोस्फियर, और सममंडल की ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत सममंडल में शामिल नहीं होती है? देखिए, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो सही उत्तर है आयन मंडल। देखिए दोस्तों, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को सममंडल और विषम मंडल में विभाजित किया जाता है। तापमान के आधार पर सममंडल को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल हैं, जबकि आयन मंडल ये सममंडल में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्ट्रेटोपाज कहा जाता है समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को। समताप मंडल में तापमान की स्थिरता और परिवर्तन के विषय में पर्याप्त मतांतर है। स्ट्रालर के अनुसार समताप मंडल की ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर तक होती है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और इस सीमा को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है कैसे? तो आसान सा प्रश्न है ये दोस्तों। परावैंगनी विकिरण से वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। वायुमंडल की ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य के परावैंगनी किरणों से बचाती है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत का संकेंद्रण पाया जाता है और वायुमंडल में ओजोन गैस का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह एक रक्षा आवरण करती है पृथ्वी के जीव जंतु, जीवधारी, पेड़ पौधों के लिए, और इस आवरण के कारण सूर्य से परावैंगनी किरणें परिवर्तन मंडल और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि यह गैस इन विकिरण तरंगों का अवशोषण कर लेती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, ओजोन परत समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में स्थित है। ऑप्शन डी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ओजोन परत से संबंधित कि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि समताप मंडल में अधिकांश ओजोन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो ये आपका समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है, ओजोन परत पृथ्वी को अति उष्ण होने से बचाती है। कारण है कि ओजोन परत सौर विकिरण को छानती है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा?
दोस्तों सही कथन है ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में किसमें ओजोन गैस पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सही उत्तर है दोस्तों ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन गैस की अधिकता है, अगला प्रश्न है कि ओजोन गैस की अधिकता है कहाँ पर? ऑप्शन देखिए 20 से 30 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर और 30 से 35 किलोमीटर के मध्य या फिर 10 से 40 किलोमीटर के मध्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस की अधिकता है और इसी रेंज में समताप मंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य है? तो आप जानते हैं ओजोन गैस की अधिकता 15 से 35 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा की पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सही उत्तर है ये समताप मंडल है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई देते हैं। इन बादलों को मुक्ताभ या मौक्तिक मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नैक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? आपको बताना है। तो मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम और ओजोन। तो सही उत्तर है दोस्तों कि ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कौन सी? ट्रेस गैस पूछा है। ऑक्सीजन ट्रेस गैस नहीं है। वायुमंडल में 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन और शेष भाग में अन्य गैसें पाई जाती हैं। इन्हीं शेष गैसों को ट्रेस गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है अरोरा बोरेलिस क्या होता है? बहिर्मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में या समताप मंडल में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑरोरा बोरेलिस ये आयन मंडल में उपस्थित है। अरोरा बोरेलिस ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश आयन मंडल में होने वाली घटनाएं हैं। अरोरा बोरेलिस को उत्तर ध्रुवीय ज्योति या सुमेर ज्योति भी कहा जाता है और ये आयन मंडल में होने वाली घटनाएं हैं। अगला प्रश्न है उत्तर ध्रुवीय ज्योति या सुमेर ज्योति उत्पन्न होती है कहाँ पर? तो आप जानते हैं उत्तर ध्रुवीय ज्योति या सुमेर ज्योति दोस्तों ये आयन मंडल में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है एफ तरंग। डी, ई, एफ और एस तरंगे हैं आयन मंडल में। इसमें से कौन सी परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं? तो ये हैं आयन मंडल की एफ परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। ये परत दिन और रात दोनों समय उपलब्ध रहती है। डी परत भी निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, लेकिन ये परत सूर्यास्त के साथ रात्रि में लुप्त हो जाती है। ई परत भी लगभग सूर्यास्त के बाद लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? आपको बताना है। यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। यहाँ गैसें आयनिक रूप में होती हैं और यह वातावरण की ठंडी परत है और यह मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं कि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं जो बेतार संचार को संभव बनाते हैं। यहाँ गैसें आयनिक रूप में होती हैं और यह वातावरण की ठंडी परत है जिसका तापमान 200 केल्विन या -73 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में क्रम से नीचे से ऊपर की ओर क्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल है और इसमें आपसे कहा गया है कि मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच आयन मंडल है। तो आयन मंडल ताप मंडल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो दोस्तों आयन मंडल का विस्तार ताप मंडल में है, ये मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच नहीं है।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो ये है, आप जानते हैं, आयन मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर सेशन में वायुमंडल की विभिन्न परतों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। सामान्य रूप से जो वायुमंडल की संरचना है वो देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें नीचे से देखिए क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, उसके ऊपर तापमंडल, और तापमंडल के दो घटक हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये था वायुमंडल की संरचना से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।